नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 70वीं बीपीएससी के लिए आज का अपना टॉपिक होने वाला है राम मनोहर लोहिया एवं उनके विचार। विस्तार से इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक 70वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कहता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत की प्रखर समाजवादी विचारक, राजनीतिज्ञ, मौलिक चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर लोहिया समाजवाद की अलख जगाने के साथ ही अपने रचनात्मक विरोध के लिए ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद को एक नया आयाम दिया और उसके लिए नए लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें एक नई सभ्यता के रूप में समाजवाद की कल्पना की थी। बात करें अगर उनके विचारों की तो पहला है आर्थिक विचार। राम मनोहर लोहिया के प्रमुख आर्थिक विचार। राम मनोहर लोहिया के मौलिक समाजवादी चिंतन का प्रमुख लक्ष्य जाति प्रथा को समाप्त करके समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा आर्थिक दरिद्रता को नष्ट करके समाज में अमीरी गरीबी की आर्थिक असमानता को कम करना था। इनका मानना था कि आर्थिक जो विषमता है उसको दूर करके ही जो है एक अच्छा समाज निर्मित किया जा सकता है। उनका मानना था कि आर्थिक असमानता खत्म होने से ही समाजवाद द्वारा सामाजिक समानता को दूर सामाजिक समानता के द्वार खुलेंगे। यही वजह है कि लोहिया की सामाजिक चिंतन में केवल जाति और वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन ही नहीं, सामाजिक समानता की स्थापना के लिए जरूरी है। इसके लिए आर्थिक नजरिए से आय व्यय की असमानता को समाप्त करना भी जरूरी है। अर्थात राम मनोहर लोहिया का मानना था कि अमीरी गरीबी की जो असमानता है इसको कम करके समाजवाद को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने न केवल जाति और वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन करने का प्रयास किया बल्कि जो आय व्यय की असमानता है इसको भी उन्होंने कहा कि ये भी समाप्त करना जरूरी है। लोहिया ने संपत्ति आधारित वर्गों के विशेषाधिकारों की समाप्ति पर जोर दिया। आय व्यय की सीमा का अनुपात 1:10 के अनुसार निर्धारित करने पर जोर दिया। लोहिया ने अधिकतम और न्यूनतम आय निर्धारण को समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए बुनियादी सवाल घोषित किया। राम मनोहर लोहिया ने मूल्य और दामबंदी का भी समर्थन किया, जिसमें उत्पादन के माध्यम से उत्पाद के साधनों के मालिक जनता का शोषण नहीं कर सकते। इसके अलावा खेतिहर भूमि के पुनर्वितरण पर भी उन्होंने जोर दिया था। उद्योगों की दृष्टि से आर्थिक विकेंद्रीकरण पर उनके द्वारा जोर दिया गया। उनका मानना था कि बड़े उद्योगों की जगह छोटे छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे आमजन का जो है भला होगा, उनकी गरीबी दूर होगी और जो विकास है किसी एक तबके या किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा। छोटे उद्योग होंगे, गांवों का विकास होगा। बात करें समाजवादी विचार की तो कहता है कि राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद को एक नया आयाम दिया। उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद से मुक्त समाजवाद की अपनी अवधारणा को आगे बढ़ाया। उन्होंने 4 गांधीवादी विचारों सत्याग्रह, साध्य और साधन, छोटी मशीन प्रौद्योगिकी, राजनीतिक विकेंद्रीकरण को लेकर समाजवादी सिद्धांतों की खोज की। राम मनोहर लोहिया के अनुसार ऊंचों के बारे में क्रोध भी समाजवाद नहीं है और नीचे के बारे में अलगाव भी समाजवाद नहीं है। शोषण के विरोध में क्रोध और छोटों के प्रति करुणा का नाम ही समाजवाद है। अगर किसी का शोषण हो रहा है वहाँ पर आप क्रोध कर सकते हैं और जो छोटे हैं जिन्हें समाज जो है नकार रहा है उनके प्रति करुणा का नाम ही समाजवाद है। उनके अनुसार गैर बराबरी को समाप्त करके ही समतामूलक समाज का निर्माण संभव है और इसके लिए पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करके समाजवाद की स्थापना करने पर उन्होंने बल दिया। राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद गरीबी के समान
बंटवारे का नाम ही नहीं बल्कि समृद्धि से ज़्यादा विस्तार का नाम है। और बिना समता के समृद्धि असंभव है और बिना समृद्धि के समता बेकार है। अर्थात उनका मानना था कि केवल गरीब के समान बंटवारे का नाम समाजवाद नहीं है, बल्कि समृद्धि का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो वो है समाजवाद। और बिना समता के समृद्धि जो है असंभव है। आर्थिक बराबरी कर जाति व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। राम मनोहर लोहिया ने नाइंसाफी और गैर बराबरी को खत्म करने के लिए सप्त क्रांति का भी विचार दिया था। इस सप्त क्रांति के माध्यम से जो गैर बराबरी और नाइंसाफियां होती थी उसको समाप्त करने का उन्होंने निर्देश दिया था। इसके तहत पुरुष और महिला में समानता होनी चाहिए, रंग भेद को खत्म करना, जन्म और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना, विदेशी जुल्मों को समाप्त करना, आर्थिक असमानता को मिटाना, हथियारों के इस्तेमाल पर रोक एवं सिविल नाफरमानी के सिद्धांतों का समर्थन करना, निजी आज़ादी पर होने वाले आघातों का मुकाबला करना। ये उनकी सप्त क्रांति के उद्देश्य थे, जिसके माध्यम से जो समाज में जो डिफरेंस था उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा लोहिया स्त्री पुरुष की बराबरी और समानता के हिमायती थे। वे हमेशा स्त्रियों को पुरुष की पराधीनता के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत देते थे। उनका मानना था कि स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देकर ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। उनके अनुसार वास्तविक समाजवाद तभी संभव है जब उसमें महिलाओं की सहभागिता होगी, जो कि बिल्कुल सच है। उनके अनुसार यूरोपीय समाजवाद एशियाई देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि एशियाई समाजवादियों को अपनी नीति स्वयं महाद्वीप की स्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। लोहिया के अनुसार समाजवाद का पुराना स्वरूप जो था वह कारगर नहीं था, इसलिए उन्होंने नव समाजवाद की परिकल्पना दी तथा नव समाजवाद व्यवस्था के 3 मूलभूत आधार दिया, जैसे कि सभी उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो, पूरे विश्व के मानव जीवन स्तर में सुधार, एक विश्व संसद की स्थापना। ये तीनों इस कार्यक्रम में शामिल थे नव समाजवाद के अंतर्गत। उनका मानना था कि समाजवाद के जरिए ही विश्व में शांति और मानव कल्याण के उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है। लोगों के बीच में जब डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, कोई बड़ा कोई छोटा या जाति, ऊंची जाति नीची जाति, जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो ही एक हेल्दी वर्ल्ड या हेल्दी देश का निर्माण हो सकता है, ऐसा उनका मानना था। बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही है, तो फिलहाल देख लेते हैं। जन्म अगर आप देखेंगे तो 23 मार्च 1910 फैजाबाद यूपी के अकबरपुर में। पिता का नाम हीरालाल, माता चंदा देवी। 1924 में लोहिया ने गया अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यहीं से वे गांधीवादी राजनीति से प्रभावित हुए। 1928 में कलकत्ता में साइमन कमीशन विरोध आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, जहां इनकी मुलाकात पंडित नेहरू से हुई। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें राम मनोहर लोहिया शामिल हुए तथा इस पार्टी का जो प्रमुख पत्र था कांग्रेस सोशलिस्ट, इसका इन्होंने संपादन भी किया था। ध्यान रखना है, हम लोग पढ़ रहे हैं आज़ादी या स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका की। 24 में इन्होंने जो है भाग लिया था गया अधिवेशन में। 28 में कलकत्ता में साइमन कमीशन का विरोध किया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े। आगे कहता है कि दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के पश्चात राम मनोहर लोहिया ने युद्ध के विरोध में आंदोलन की अगुवाई की, जिस कारण इन्हें गिरफ्तार करके 2 साल की सजा हुई। लेकिन गांधी जी के विरोध किए जाने के कारण जो है उन्हें पहले ही छोड़ दिया गया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में राम मनोहर लोहिया की महत्वपूर्ण जो है भूमिका रही है। इन्होंने भूमिगत रहते हुए कांग्रेस रेडियो नाम से गुप्त रेडियो की स्थापना की तथा आंदोलनकारियों को प्रेरणा तथा उनका मार्गदर्शन भी किया था। अंग्रेजों से बचने के लिए वे नेपाल गए, जहां उन्हें जयप्रकाश नारायण के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
हालांकि वे जेल से फरार होकर भारत लौटे और आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1946 में राम मनोहर लोहिया ने गोवा की मुक्ति के लिए पुर्तगाली सरकार के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर दिया। राम मनोहर लोहिया देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। संविधान सभा के गठन, देश का विभाजन और कांग्रेस के रवैये को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, जिसके पश्चात उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को सक्रिय किया। 1952 से 1962 तक राम मनोहर लोहिया कई बार पंडित नेहरू के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः 1963 में उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और वे संसद पहुंचे। संसद में उन्होंने नेहरू की अपनाई गई नीतियों की आलोचना की तथा पंडित नेहरू को जनविरोधी करार दिया। 1964 में लोहिया ने महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही जैसे मुद्दों पर आवाज उठाया, आम जन को अपने साथ जोड़ा, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में उन्होंने बताया। 1967 में गैर कांग्रेसी के आधार पर विरोधी दलों को गठबंधन करके उन्होंने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था। बात करेंगे राजनीतिक विचारों की, तो कहता है कि किसी पार्टी के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमों को 5 साल इंतजार नहीं करना चाहिए, या कौम जो जिंदा होती है वे 5 साल इंतजार नहीं करते हैं। लोहिया का संघर्ष किसी विशेष पार्टी से नहीं, बल्कि उनका संघर्ष नई रचना करने तथा नया विचार खड़ा करने के लिए होता था। उन्होंने अपने साथियों को राजनीति करने के लिए जेल, फावड़ा और वोट जैसे प्रतीक दिए थे। उनका मानना था कि शक्ति केवल राज्यों के हाथों में नहीं, बल्कि निचले स्तर तक पहुंचनी चाहिए। सत्ता के केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के मध्य ताल बैठाने हेतु उन्होंने चौखंबा राज्य अर्थात गांव, जिला, प्रांत और केंद्रीय सरकार की योजना दी थी। उनका मानना था नागरिकों को सुधार तभी संभव है जब स्थानीय स्वशासन को अधिकार देकर उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा। बात करेंगे धार्मिक विचारों की, तो कहता है कि धार्मिक राज्य के स्थान पर उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन किया। उनका मानना था कि राज्य धार्मिक मामलों में निष्पक्ष रहे, बिना किसी भेदभाव के अपने सभी नागरिक को धर्म प्रचार, विश्वास, पूजा, उपासना आदि की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। उनके अनुसार राजनीति और धर्म दोनों को मनुष्य के नैतिक उन्नति का साधन मानते हुए उन्हें दोनों के रचनात्मक रूपों पर उन्होंने जोर दिया। ये उनके प्रमुख धार्मिक विचार थे। बात करें निष्कर्ष की, तो कहता है कि लोहिया के क्रांतिकारी दर्शन का आधार अन्याय के खिलाफ विरोध करना था। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण और विचार दिया था। ये था अपना आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।